हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8th NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम कानूनों की समझ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में कानून स्थानीय स्तर पर असंख्य और विविध थे। सजा का निर्धारण अक्सर अपराधी की जाति के आधार पर किया जाता था। निचली जातियों को समान अपराध के लिए उच्च जातियों की तुलना में कम सजा दी जाती थी। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग अध्याय में पढ़ चुके हैं कि प्राचीन भारत में आज की तरह वहाँ पर कोई एक देश नहीं था, बल्कि वहाँ पर बहुत सारी रियासतें, राज्य, रजवाड़े हुआ करते थे। कई छोटे छोटे रियासतें भी थीं, कुछ बड़े राज्य भी हुआ करते थे और सभी पर वहाँ पर राजा शासन करते थे। राजा जो है अपने अकॉर्डिंग वहाँ का कानून तय करते थे। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्राचीन भारत में कानून जो थे स्थानीय स्तर पर बने हुए थे और हर जगह के अलग अलग कानून थे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में सजा का निर्धारण जो है अक्सर अपराधी की जात देखकर होता था। मान लीजिए अपराधी जो है सवर्ण जाति का है और उसने कोई क्राइम किया है, जैसे मान लीजिए उसने किसी की हत्या कर दी है, जो तो चूंकि वो सवर्ण जाति से है तो इस वजह से उसको कम सजा मिलती थी। अगर वही अपराध कोई निचली जाति का व्यक्ति कर देता है तो उसको कठोर दंड दिया जाता था, यानी कई बार उसको मृत्युदंड तक दिया जाता था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। थर्ड वाला कथन जो है उल्टा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर निचली जातियों को नहीं बल्कि उच्च जातियों को समान अपराध के लिए निम्न जातियों की तुलना में कम सजा मिलती थी। तो यह थर्ड वाला कथन इस तरह से होगा, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और दो सही है, तो सही आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल एक और दो। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान कानून के शासन की शुरुआत के दावों पर इतिहासकारों की असहमति का मुख्य कारण क्या है? ब्रिटिश कानून अत्यधिक उदार थे। औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित थे। कानून केवल भारतीयों के लिए बनाए गए थे। ब्रिटिश शासन में कोई लिखित कानून नहीं था। देखिए इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि ब्रिटिश कानून जो है वो न्यायपूर्ण होने के बजाय सत्ता के मनमाने इस्तेमाल पर आधारित थे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी वाला। तीसरा प्रश्न है, राजद्रोह अधिनियम 1870 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल भारतीय दंड संहिता में एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने पर भी बिना मुकदमे की गिरफ्तारी संभव थी। बाल गंगाधर तिलक इस कानून के तहत सजा पाने वाले प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए जो भारतीय दंड संहिता थी वो 1860 में लागू की गई थी और इस भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह अधिनियम का जिक्र नहीं था। राजद्रोह अधिनियम जो है बाद में 1870 में इसको ऐड किया गया है और इसको जो है 124 धारा के तहत शामिल किया गया था। इसे जो है सर जेम्स स्टीफन द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो उठने वाली आवाज़ें थीं उनको दबाने के लिए तैयार किया गया था। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है, यानी उस समय इस कानून के तहत औपनिवेशिक शासन जो था वो मनमाने तरीके से लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रहा था। लोगों को कोई भी सुनवाई का मौका नहीं मिल रहा था। लोग किसी मुकदमे या ट्रायल को फेस नहीं कर रहे थे, बल्कि डायरेक्ट उन्हें सजा दी जा रही थी। तो यहाँ सेकंड वाला भी सही है। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्हें इस कानून के तहत 2 बार सजा मिली। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। तो आंसर होगा आपका सी वाला, 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है, 1883 का इलवर्ड बिल विवाद मुख्य रूप से किस मुद्दे पर केंद्रित था? भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार देना, प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना, भारतीय न्यायाधीशों द्वारा अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने का अधिकार, शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी बनाना। जैसा कि मैंने आपको अध्याय में बताया था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो भारतीय न्यायाधीश थे वो अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों पर मुकदमा नहीं चला सकते थे, ना ही उनके मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। अंग्रेजों के मामलों की जो सुनवाई होती थी या उन पर मुकदमा चलाने का जो अधिकार था वो अंग्रेज न्यायाधीश को ही था। तो 1883 में इस असमानता को समाप्त करने के लिए इलवर्ट बिल लाया गया। हालांकि
औपनिवेशिक शासन के तहत जो भी अंग्रेज थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और अंततः ये बिल जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला। 5वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 को काला कानून क्यों कहा गया? क्योंकि यह केवल रात में लागू होता था, क्योंकि इसके कागजात काले रंग के थे, क्योंकि इसने व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसमें वकील, दलील और अपील का अधिकार नहीं था। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए एक दूसरा काला कानून था। इसमें ना वकील, ना अपील, ना दलील का प्रावधान था। ना तो कोई व्यक्ति किसी अपराध में गिरफ्तार होने पर ना तो वो व्यक्ति वकील कर सकता था, ना ही वो कोर्ट में दलील दे सकता था, ना ही वो अपील कर सकता था। इसी वजह से उसको काला कानून कहा गया। यानी इसमें भी जो है ब्रिटिश सरकार मनमाने ढंग से किसी क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी और उसे जो है कई सालों तक जेल में बंद रख सकती थी। तो इसी वजह से इसको काला कानून कहा गया था। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 6वां प्रश्न है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का संबंध किस ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि से है? चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रॉलेट कानून जो है ये 10 अप्रैल 1919 को ये लागू हुआ है और इसी तिथि को पंजाब के 2 प्रमुख नेता हैं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है क्योंकि ये रॉलेट कानून विरोध की अगुवाई पंजाब में कर रहे थे। तो इनके जो समर्थक हैं, उन समर्थकों ने इस कानून के विरोध में और इन लोगों को छुड़ाने के लिए बैसाखी वाले दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में एक सभा का आयोजन किया था। जिस समय सभा चल रही थी उस समय जनरल डायर ने इस जलियांवाला बाग में घुसकर सैनिकों को आदेश दिया और निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। तो ये जो घटना है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी हुई घटना है और ये गिरफ्तारी का संबंध जो है वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के संबंध में ये पूरा पृष्ठभूमि बनी थी इसकी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 7वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान में कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 8वां प्रश्न है, भारतीय संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? राष्ट्रपति की स्वीकृति, विधेयक का सदन में पेश होना, दोनों सदनों द्वारा पारित होना, स्थायी समिति का विचार विमर्श। देखिए, सबसे पहले सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी एक सदन में ये विधेयक पेश किया जाता है। सदन में विधेयक पेश होने के बाद फिर स्थायी समिति के पास इसे भेज दिया जाता है। वो इस पर विचार विमर्श करके सदन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। उसके बाद दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद फिर ये विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, तब कोई विधेयक जो कानून बन पाता है। तो यहाँ पर आपकी सही प्रोसेस है 2 4 3 1। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी 2 4 3 1। 9वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में घरेलू दायरे की नई परिभाषा क्या है? केवल विवाहित महिलाएं ही इसका हिस्सा हैं? महिलाएं जो हिंसा करने वाले के साथ साझा मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं? केवल आर्थिक रूप से निर्भर महिलाएं? केवल वे महिलाएं जिनके बच्चे हैं? देखिए, यहाँ पर जो घरेलू हिंसा कानून है 2005 वाला, इसमें महिलाओं की जो सुरक्षा की परिभाषा है, इसने घरेलू शब्द की समझ को और ज़्यादा व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 10वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार के शोषण को शामिल किया गया है? केवल शारीरिक मारपीट, केवल मौखिक दुर्व्यवहार, केवल संपत्ति से संबंधित विवाद, शारीरिक, मौखिक, यौन और आर्थिक शोषण। देखिए, इस जो ये
घरेलू हिंसा से सुरक्षा का जो कानून है महिलाओं के लिए, घरेलू हिंसा कानून 2005, इसमें हर प्रकार से महिलाओं को सिक्योरिटी दी गई है, हर प्रकार से सुरक्षा दी गई है। इसमें किसी भी प्रकार का शोषण हो, चाहे वो शारीरिक हो, मौखिक हो, यौन हो, आर्थिक हो, ये सभी शोषण इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 11वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने किस मुख्य भेदभाव को समाप्त किया? विवाह की न्यूनतम आयु में अंतर, जाति आधारित संपत्ति का बंटवारा, पैतृक संपत्ति में बेटियों का हिस्सा न होना, गोद लेने के नियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मूल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था, इसमें बेटियों को पर्सनर यानी सहदायक का अधिकार नहीं था। जन्म से जो है पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं था। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में जो आया है, इसने पैतृक संपत्ति में बेटियों को हिस्सा न देने का प्रावधान समाप्त कर दिया और अब बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 12वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार कानून 1964 किस घटना का परिणाम माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग का भाषण, रोजा पार्क्स द्वारा बस में सीट छोड़ने से इनकार, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बड़ी प्रसिद्ध घटना जो है इस नागरिक अधिकार कानून 1964 से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में बहुत लंबे समय तक जो अश्वेत लोग हैं या जो काले लोग हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके साथ नस्ली भेदभाव हुआ है। तो यहाँ पर एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी रोजा पार्क्स, ये 1 दिसंबर 1955 को बस में ट्रैवल कर रही थी। एक गोरे व्यक्ति ने इनके पास आकर इनसे कहा कि आप सीट खाली कर दीजिए, मुझे बैठना है। इन्होंने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया और उसी दिन से सिविल राइट मूवमेंट को लेकर, नागरिक अधिकार आंदोलन को लेकर एक बहस छिड़ गई है। और ये जो मतलब कैंपेन चली है, ये इतनी ज़्यादा प्रबल हो गई है कि अंततः 1964 में नागरिक अधिकार कानून बनाना पड़ा है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 13वां प्रश्न है, यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के पास क्या शक्ति है? संसद के विघटन की संस्तुति करना, अनुच्छेद 13 के तहत कानून को असंवैधानिक घोषित करना, स्वतः नई विधि का निर्माण कर उसे प्रतिस्थापित करना, राष्ट्रपति के पदच्युत करने की प्रक्रिया प्रारंभ करना। देखिए, अनुच्छेद 13 कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को सीमित कर रहा है या उनका हनन कर रहा है, तो अनुच्छेद 13 जो है ऐसे कानून को शून्य कर देता है। तो अनुच्छेद 13 का उपयोग करके न्यायपालिका जो है कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या उल्लंघन कर रहा है उसको खत्म कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 14वां प्रश्न है, ओल्गा टिलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस ने किस महत्वपूर्ण अधिकार की व्याख्या की? शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वोट देने का अधिकार, आजीविका का अधिकार। देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 15वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 5 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, शुद्ध जल की उपलब्धता। देखिए, यहाँ पर जो सतत विकास लक्ष्य 5 है, इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण है। पर्यावरण संरक्षण जो है ये SDG 13 है, यानी SDG 13 का उद्देश्य है। गरीबी उन्मूलन जो है सतत विकास लक्ष्य जो पहला है उसका उद्देश्य है। शुद्ध जल की उपलब्धता जो है ये SDG 6 है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर है सी वाला। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सहदायक यानी को पर्सनर कहा जाता है? जिसे जन्म से पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता है, जो केवल वसीयत के आधार पर संपत्ति पाता है, जो केवल चल संपत्ति का मालिक होता है, केवल परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष। देखिए, जिसे जन्म से पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता है उसे सहदायक कहा जाता है, इन को पर्सनर कहा जाता है। तो सही आंसर है आपका ए वाला। 17वां प्रश्न है,
घरेलू हिंसा के संदर्भ में सर्वाइवर शब्द का प्रयोग पीड़ित की तुलना में अधिक उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि सर्वाइवर शब्द छोटा है, यह महिला के संघर्ष और उभरने की शक्ति को दर्शाता है। क्योंकि कानून में पीड़ित शब्द वर्जित है, यह शब्द केवल अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है। अक्सर नारीवादी जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि किसी महिला के लिए पीड़ित शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो उसको सर्वाइवर बोलना चाहिए। पीड़ित कहने से ऐसा लगता है कि वो लाचार है, वो लाचार नहीं है, बल्कि उसने वो संघर्ष किया है, वो सब झेला है, तो इसलिए उसके लिए सर्वाइवर शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह जो है महिला के संघर्ष और उभरने की शक्ति को दर्शाता है। 18वां प्रश्न है, अलोकप्रिय कानूनों के खिलाफ जनता अपनी असहमति किन माध्यमों से जता सकती है? जनसभाएं आयोजित करके, अखबारों में लिखकर और टीवी चैनलों को रिपोर्ट भेजकर, हिंसक प्रदर्शन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर, शांतिपूर्ण धरने और रैलियों के माध्यम से। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकतंत्र में असहमति के खिलाफ बोलने का हमें अधिकार है। आर्टिकल जो 19 है, अनुच्छेद जो 19 है, इसमें कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसमें सभा करने, किसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार मिला हुआ है। हालांकि लोकतंत्र में कोई भी हिंसक प्रदर्शन या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है, उसको नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर हम जनसभाएं आयोजित कर सकते हैं, अखबारों में लेख लिख सकते हैं, टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर शांतिपूर्ण धरने और रैलियों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ हिंसक प्रदर्शन और पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करने का प्रावधान इसमें नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला, यानी 1, 2 और 4। 19वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के निर्माण में लॉयर्स कलेक्टिव की क्या भूमिका थी? उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए, उन्होंने विधेयक का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, उन्होंने कानून का विरोध किया, उन्होंने कानून को लागू करने के लिए धन दिया। देखिए, 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने एक राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम और सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। तो यहाँ पर इन लोगों ने इस विधेयक का 1999 में प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 20वां प्रश्न है, संसद द्वारा पारित होने के बाद कोई विधेयक अधिनियम कब बनता है? जब उसे लोकसभा अध्यक्ष की सहमति मिलती है, जब मीडिया उसे प्रकाशित करती है, जब जनता उसका समर्थन करती है, जब उस पर भारत के राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। देखिए, कोई विधेयक अधिनियम तब बनता है जब दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है, उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है, तब वो विधेयक अधिनियम या कानून बन जाता है। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 21वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी कब लागू हुई थी? 1870, 1860, 1947, 1950। आईपीसी जो है 1860 में लागू हुई थी औपनिवेशिक शासन के दौरान, और आज़ादी के बाद भी इसको हेरिटेज उठा लिया गया था। हालांकि 2024 से जो है अब बीएनएस लागू हो गया है, अब ये लागू नहीं है, यानी कि अब जो नई वाली संहिता है बीएनएस, ये लागू कर दी गई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 22वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन कब किया गया? 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 26 जनवरी 1919। देखिए, ये सभा जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी, और इसी सभा में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कि हजारों की संख्या में क्रांतिकारी मारे गए थे और कई घायल भी हुए थे। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 23वां प्रश्न है, कानून के शासन का प्राथमिक अर्थ क्या है? शासक ही कानून है, अमीर लोगों के लिए अलग कानून, कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं, विदेशी नागरिकों पर कानून लागू ना होना। कानून के शासन का मतलब है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति, चाहे अमीर हों, गरीब हों, राष्ट्रपति हो या मजदूर हो, सभी समान हैं। तो यहाँ सही आंसर है सी वाला। 24वां प्रश्न है, संसदीय स्थायी समितियों का कानून बनाने में क्या महत्व है? वे सीधे कानून बना सकती हैं, वे विधेयक पर विस्तार से चर्चा कर सुझाव देती हैं, वे राष्ट्रपति को हटाने का काम करती हैं, वे केवल धन संबंधी मुद्दों पर विचार करती हैं। देखिए, संसद के पास किसी मुद्दे पर
विचार विमर्श करने की कमी रहती है और सदन का आकार भी काफ़ी बड़ा होता है। सदन में मौजूद हर जो एमपी है वो विशेषज्ञ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसे हर मुद्दे पर हर चीज़ पता हो या उस चीज़ का विशेषज्ञ हो। तो जब कोई विधेयक सदन में आता है तो उसके बाद वो स्थायी समितियों के पास भेज दिया जाता है। स्थायी समितियों में विधेयक के जो तकनीकी पहलू हैं उन सब पर चर्चा की जाती है। वहाँ पर एक्सपर्ट भी होते हैं जो कि इस पर गहन चर्चा करते हैं। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट सदन को सबमिट करते हैं। हालांकि सदन के पास ये अधिकार है कि वो इस रिपोर्ट को माने या ना माने। ये रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 25वां प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन में राजद्रोह कानून यानी सेक्शन 124A का मूल आधार क्या था? नागरिकों की सुरक्षा करना, आतंकवाद को खत्म करना, चुनावों में धांधली रोकना, ब्रिटिश शासन की आलोचना को रोकना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को न्याय देने के लिए नहीं बल्कि अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। इस कानून की जो परिभाषा थी उस समय काफ़ी ज़्यादा व्यापक थी। इसके तहत सरकार के प्रति किसी भी प्रकार का असंतोष, चाहे वो लिखकर हो या संकेत के माध्यम से हो या बोलकर हो, सभी प्रकार का असंतोष जो था राजद्रोह की श्रेणी में आता था। तो इसका जो मूल आधार था वो था ब्रिटिश शासन की आलोचना को रोकना। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 26वां प्रश्न है, भारत में विधि शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। कानून के उल्लंघन की स्थिति में सजा तक पहुंचने की कोई तय प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति कानून से ऊपर होता है। आपको यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। देखिए, भारत में कानून का शासन है और कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। हमारा संविधान किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या इनमें से अन्य किसी आधार के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो जो कानून में जो तय प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसी के माध्यम से वो ट्रायल फेस करेगा, उसी के माध्यम से उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन जो लिखा है गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है कानून के उल्लंघन की स्थिति में सजा तक पहुँचने की कोई तय प्रक्रिया नहीं है। नहीं, यहाँ पर सब कुछ तय है। राष्ट्रपति भी कानून के समान है। राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति भी कानून की नज़र में ही समान है। चाहे राष्ट्रपति हो, आम नागरिक हो, मजदूर हो, सभी कानून की नज़र में समान हैं। तो यहाँ पर केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका ए, केवल एक। 27वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 वास्तव में किस वर्ष से लागू हुआ? 1999, 2005, 2006, 2010। देखिए, ये जो कानून है ये 2006 से लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 28वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में किए गए 2005 के संशोधन के बाद संपत्ति में किसका अधिकार बराबर हो गया है? केवल पुत्रियों का, सिर्फ बड़े बेटे और पिता का, केवल पिता और भाइयों का, बेटे बेटियों और उनकी मां का। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत अब पिता की संपत्ति में बेटे, बेटी और उनकी मां, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उनकी मां को भी बराबर का हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 29वां प्रश्न है, यहाँ कथन दिया हुआ है, लोकतंत्र में जनता को अलोकप्रिय कानूनों का विरोध करने का अधिकार है। कारण, सार्वजनिक दबाव संसद को गलत कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकतंत्र में संसद को जो है देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संसद भी जो है जो कानून बना रही है वो जनता के लिए बना रही है। चूँकि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, यहाँ पर जनता ही सर्वोपरि है। अगर जनता को लगता है कि कोई कानून उनके अधिकारों का हनन कर रहा है या कोई कानून जो है वो नागरिकों के हित में नहीं है, तो जनता जो है संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज करा सकती है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब चूंकि संसद का जो लोकसभा वाला सदन है वहाँ पर जनता के प्रतिनिधि जाते हैं, वो जनता का ही सदन है। अब जब जनता को ही वो कानून पसंद नहीं आएगा तो उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब ये विरोध जो है बड़े पैमाने पर होने लगता है तो ऐसे में संसद पर भी एक सार्वजनिक दबाव बनता है और संसद को फिर गलत कानून पर फिर से पुनर्विचार करना पड़ता है। हाल के वर्षों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं
आपने सुना होगा कि हाल के वर्षों में जो 3 कृषि कानून आए थे, तो उन 3 कृषि कानूनों को यहाँ के किसानों ने समर्थन नहीं दिया, उनका पुरजोर विरोध किया। लगभग 1-1.5 साल तक उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों ने मांग की। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 30वां प्रश्न है, नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को अवैध घोषित करने वाला 1964 का कानून किस देश से संबंधित है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। तो ये जो कानून है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। इसे सिविल राइट एक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बी वाला। 31वां प्रश्न है, कानून निर्माण में मीडिया, टीवी और समाचार पत्र की क्या भूमिका है? मीडिया संसद में वोट डालता है, मीडिया सीधे कानून पारित कर सकता है, यह जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाता है, मीडिया न्यायाधीशों की सजा सुनाने का आदेश देता है। देखिए, मीडिया का रोल होता है कोई भी समसामयिक या सामाजिक जो मुद्दा है उसको उठाना, ताकि सरकार तक वो मुद्दा पहुंचे और सरकार जो है उस मुद्दे को लेकर संवेदनशील हो, उस मुद्दे पर प्रतिक्रिया करे। तो यह जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाता है। तो सही आंसर है सी वाला। 32वां प्रश्न है, 19वीं सदी के अंत तक भारतीय कानूनी विशेषज्ञों ने कानून का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करना शुरू कर दिया? अंग्रेजों की सेवा करने के लिए, विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए, सिर्फ धन कमाने के लिए, अपने देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए? देखिए, जैसे जैसे शिक्षा के प्रसार के साथ भारतीय शिक्षित होते गए तो कई भारतीयों ने कानूनी पेशे को भी अपना लिया। कई भारतीय जो थे जो कानूनी पेशे में घुस गए थे, अब वकील बनने के बाद भारतीयों की तरफ से लड़ने लगे, यानी भारतीयों के अधिकारों को लेकर वो वहाँ पर कोर्ट में दलीलें देने लगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी अपने देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए। 33वां प्रश्न है, कानून के संदर्भ में मनमानेपन का क्या अर्थ है? कानूनों का कठोरता से अनुपालन, बिना स्पष्ट नियमों के सत्ता का प्रयोग, जन इच्छा के अनुरूप निर्णय लेना, न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना। मनमानेपन का मतलब यह है कि जब कोई सत्ता या जब कोई शासन व्यवस्था जो भी वहाँ पर स्थापित नियम या तर्क या जो न्याय के सिद्धांत हैं उनको दरकिनार करके, उनको साइड में करके अपनी मनमर्जी से या निरंकुश होकर डिसीजन ले रही है, तो इस तरह के जो रवैया होता है, इस रवैया को मनमानापन कहा जाता है। यानी यहाँ पर सही आंसर है बी वाला, यानी बिना स्पष्ट नियमों के सत्ता का प्रयोग। 34वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह 1956 के पुराने कानून में बदलाव है। बेटियों को सहदायक का दर्जा दिया गया है। यह कानून केवल शहरी संपत्ति पर लागू होता है। माँ को भी संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर ए वाला सही है कि यह जो है ये कानून जो संशोधन वाला है 2005 वाला, ये 1956 के पुराने कानून में बदलाव है। अब यहाँ पर बेटियों को भी सहदायक का दर्जा दिया गया है, यानी बेटियों को भी जन्म से पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार है। इसके अलावा अगर किसी स्थिति में अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो माँ को भी संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। हालांकि यह कानून केवल शहरों के लिए नहीं है, बल्कि शहरी और ग्रामीण में जैसे कृषि भूमि दोनों प्रकार की संपत्तियों पर समान रूप से लागू होता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर है। तो आंसर है आपका सी वाला। 35वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा कानून 2005 का मुख्य महत्व क्या है? यह केवल महिलाओं को सजा देने का कानून है। इसने घरेलू दायरे में महिलाओं की सुरक्षा को व्यापक पहचान दी। इसने परिवार व्यवस्था को खत्म कर दिया। यह केवल आर्थिक विवादों को सुलझाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि इसने घरेलू दायरे में महिलाओं की सुरक्षा को व्यापक पहचान दी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 36वां प्रश्न है, रोजा पार्क्स द्वारा बस में अपनी सीट को छोड़ने से इनकार किस तिथि को किया गया था? 15 अगस्त 1947, 1 दिसंबर 1955, 26 जनवरी 1950, 10 मार्च 1999। तो ये जो घटना है ये 1 दिसंबर 1955 की घटना है। तो सही आंसर है बी वाला। 37वां प्रश्न है,
संसदीय शासन प्रणाली में विधेयक क्या है? कानून का एक प्रस्तावित मसौदा, न्यायालय का अंतिम फैसला, संविधान का दूसरा नाम, एक पुलिस रिपोर्ट। देखिए, जब भी सरकार या सांसद का कोई भी सदस्य समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से किसी नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई नियम अगर बनाना चाहता है तो उसे एक लिखित प्रस्ताव के रूप में संसद के सामने उसे पेश करना होता है और इसी प्रारंभिक दस्तावेज या प्रारंभिक ड्राफ्ट को विधेयक कहा जाता है। तो एक कानून का एक प्रस्तावित मसौदा होता है ये। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 38वां प्रश्न है, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? न्यायपालिका सदैव संसद के निर्णयों का समर्थन करती है। न्यायपालिका विनिर्माण का निर्देश देती है। न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायिक समीक्षा करती है या नागरिकों को विरोध करने से रोकती है। देखिए, यदि किसी नागरिक को लगता है कि संसद ने जो कानून पारित किया है या कानून जो संसद ने बनाया है वो संविधान के अनुरूप नहीं है, उसमें संविधान के मूल्यों का उल्लंघन किया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून की समीक्षा करता है और ये जांच करता है कि क्या वास्तव में ये कानून संविधान का अनुपालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है, उसमें संशोधन भी करवा सकता है। तो यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो शक्ति है ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 39वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में दंड व्यवस्था के संदर्भ में जाति की क्या भूमिका थी? इसका दंड निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं था। यह दंड निर्धारण का एक प्रमुख भेदभावपूर्ण आधार थी। इसका महत्व केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं तक सीमित था। यह केवल ब्राह्मणों के लिए विनिर्माण तक सीमित थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन भारत में जो दंड व्यवस्था थी उसके संदर्भ में जाति जो है ये दंड देने का एक भेदभावपूर्ण आधार थी। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बी वाला। 40वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा के दायरे में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? यौन शोषण, आर्थिक शोषण, पड़ोसियों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, मौखिक एवं भावनात्मक शोषण। देखिए, घरेलू हिंसा का मतलब क्या हुआ? जो घर के मेंबर्स हैं अगर वो आपके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो वो घरेलू हिंसा माना जाएगा। अब पड़ोसी तो घरेलू है नहीं, तो पड़ोसी आपके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो घरेलू हिंसा में वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका सही वाला आंसर है सी वाला। 41वां प्रश्न है, संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संसद को कानून बनाने की शक्ति संविधान से मिलती है। संसद जनता की मांग पर कानून बनाती है। विधेयक पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। संसद संविधान के विरुद्ध भी कानून बना सकती है। देखिए, यहाँ पर ए बी सी विकल्प सही हैं, डी वाला गलत है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी है कि संसद को कानून बनाने की जो शक्ति है वो संविधान से मिलती है। जब शक्ति संविधान से मिल रही है तो वो संविधान के विरुद्ध को कानून बना ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो यही आपका गलत वाला आंसर है। तो आंसर है डी वाला। 42वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन कब किया गया? 1956, 2005, 2010, 1947। तो ये संशोधन जो है 2005 में किया गया था। सही आंसर है बी वाला। 43वां प्रश्न है, कानून के शासन की स्थापना में संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किस प्रावधान को शामिल किया? शक्ति का पृथक्करण, विधि के समक्ष समानता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, कानून के शासन की जो स्थापना है इसमें ये तीनों ही ये चीज़ें शामिल हैं। शक्ति का पृथक्करण भी है, यानी यहाँ पर जो भी संविधान ने सरकार के तीनों अंग बताए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है, इसके तहत हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या मजदूर हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि यहाँ पर निष्पक्ष न्यायपालिका है। न्यायपालिका के ऊपर ना तो विधायिका दबाव दे सकती है ना ही कार्यपालिका। तो यहाँ पर ये तीनों सिद्धांत इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ए वाला, 1, 2 और 3। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नागरिक समाज के आंदोलन, मीडिया की खबरें, संसदीय समितियां,
सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश। देखिए, नागरिक समाज के आंदोलन तो भूमिका निभाते ही हैं, मीडिया की खबरें निभाती हैं, संसदीय समितियां भी अपनी अनुशंसा करती हैं, अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा लिख कर देती हैं। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को लेकर कानून नहीं होते हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे मामले आते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं। जैसे आपने विशाखा गाइडलाइन के बारे में सुना होगा। 1997 में कार्यस्थल पर महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी, ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनका शोषण ना हो। इसी को देखते हुए सन 2013 में भारतीय संसद ने एक कानून बनाया ताकि महिलाओं का यौन उत्पीड़न, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न न हो सके। तो ये पूरा कानून जो है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम है, जो कि 2013 में पारित किया गया। और ये सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश थे, विशाखा गाइडलाइंस, इनको ध्यान में रखकर ये कानून बनाया गया था। तो यहाँ पर चौथा वाला भी सही हो जाएगा। यहाँ पर चारों सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2, 3 और 4। 45वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? परिवार के किसी पुरुष द्वारा महिला के साथ मारपीट, चोट या धमकी को घरेलू हिंसा माना जाता है। इस कानून में केवल शारीरिक हिंसा को शामिल किया गया है, भावनात्मक शोषण को नहीं। यह अधिनियम 2005 में पारित हुआ तथा 2006 में लागू हुआ। घरेलू की परिभाषा में वे महिलाएं भी शामिल हैं जो संबंधित व्यक्ति के साथ रहती हैं या रह चुकी हैं। देखिए, यहाँ पर ए वाला सही है, यहाँ पर सी वाला भी सही है कि 2005 में पारित हुआ और 2006 में लागू हुआ। इसकी जो परिभाषा है काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। इसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो फैमिली में पति के साथ रह रही हैं या रह चुकी हैं। यहाँ पर बी वाला गलत है, यानी इसमें सभी रूपों की जो हिंसा है वो शामिल है, केवल शारीरिक हिंसा नहीं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब शामिल है। भावनात्मक का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कई फैमिली में किसी स्त्री को बेटा नहीं हो पाया है तो लोग ताने देते हैं कि लड़का नहीं कर पाई, वंश कैसे चलेगा आगे, है ना। कई बार क्या होता है, लड़कियां लगातार, कोई स्त्री जो है उसको कई बार लड़कियां हो जाती हैं, कई बार लड़कियों को जन्म देती है, तो ऐसे में परिवार के लोग बड़ा उसे चिढ़ाते हैं, ताने मारते हैं। तो ये सब भावनात्मक शोषण में आ जाता है। ये भी एक तरह का शोषण ही है भाई। इससे भी महिला पर दबाव बनता है, वो डिप्रेशन में जाती है, आत्मघाती कदम भी उठा लेती है। ऐसी घटनाएं हुई भी हैं जहाँ पर महिलाओं ने आत्मघाती कदम भी उठाए हैं। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला है वो है बी वाला। 46वां प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तो ये संसद है, तो सही आंसर है सी वाला। 47वां प्रश्न है, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था, इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी, अव्यक्त की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को असीमित शक्तियां दे दी थी, यानी ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। और इस कानून के तहत ना तो अपील, ना दलील और ना ही वकील रखने का प्रावधान था। तो इसी वजह से भारतीय क्रांतिकारी इसका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला, क्योंकि यह कानून जो था अव्यक्ति स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया था, इसी वजह से इसका विरोध हुआ था। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया? राजद्रोह का कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, स्ट्रीट वेंडर्स या पथ विक्रेता अधिनियम, हिंदुत्वाधिकार अधिनियम। देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करने के लिए कानून बनाया गया है संसद के द्वारा। स्ट्रीट वेंडर्स या पथ विक्रेता अधिनियम भी बनाया गया है, हिंदुत्वाधिकार अधिनियम भी बनाया गया है। राजद्रोह का कानून जो है ये आईपीसी में पहले से था, यानी भारतीय दंड संहिता में आईपीसी 1860 वाली जो थी उसमें पहले से था। हालांकि जब से नई वाली संहिता 2024 से लागू हुई है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसमें अब ये वाला जो राजद्रोह का कानून है ये समाप्त कर दिया है। अब राजद्रोह कानून की जो है नई व्याख्या उसमें दी गई है, और नई व्याख्या के साथ साथ वहाँ पर जो प्रावधान है, सजा के प्रावधान है, उनमें भी फेरबदल किया गया है। तो राजद्रोह का कानून जो है ये संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया है।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। देखिए, जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर वीडियो देखा कीजिए। आप लोग अगर ये कंटेंट नहीं देख रहे हैं तो अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। इस तरह का कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको उपलब्ध नहीं होगा। मैं ये दावे के साथ और कह सकता हूँ कि कोई भी कोचिंग इतना डीपली कंटेंट नहीं देती है। कोचिंग भी ये प्रयास करती हैं कि जल्दी जल्दी में कंटेंट समाप्त हो। यहाँ पर हम आपको सब कुछ निःशुल्क दे रहे हैं, प्रॉपर वे में दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत डीप रिसर्च के साथ दे रहे हैं, उसके बाद भी आप देखना नहीं चाह रहे हैं तो ये आपकी गलती है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को भरपूर देखें, अपने जो भी मिलने वाले हैं उनको भी रिकमेंड करें ताकि उनका भी भला हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।